अरे, प्रार्थना बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right, friends, we are on page number 87 और नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। नए चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। लास्ट चैप्टर हमने व्हाट इज जज्ड, किस चीज को हम लोग जज करते हैं, और रिलेशनशिप में क्या होता है, बिहेवियर्स कैसे होते हैं, और कैसे एक दूसरे पे हमारे बिहेवियर्स का परिणाम होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। So I will start reading this new chapter now. All right. And पहले तो जो इनके बायरन ब्राउन के जो टीचर है, एएच आल्मास, उनकी एक किताब है द वर्क ऑन द सुपर ईगो। पेज नंबर 9 का एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, वो मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद अगर याद हो तो फ्रैंक और सू की कहानी थोड़ी आगे चलेगी, और फिर बाद में एक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा एक्सेप्टेंस का। ऑलराइट। The less free a person is from his superego, the more his relationships are determined by it. Not only in the choice of partners, but also in what transpires in the relationship. ईगो हमारा कितना स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांग ईगो संबंधों में, वो उतने आड़ आता है। ऑलराइट, इट इंटरफियर्स विद द रिलेशनशिप। तो संबंध अच्छे हैं, साधारण है, बहुत अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सुपर ईगो यानी हमारा जो सेल्फ, जो ईगो आईडी है, ईगो हम जिसको कहते हैं, ये कितना स्ट्रांग है उस पर संबंध निर्भर करते हैं। If the superegos of the two people complement each other, we have a stable relationship. दोनों के ईगो का लेवल अगर सेम रहे तो संबंध अच्छे रहेंगे, बट इट इज स्टेबल ओनली एज लॉन्ग एज देर इज नो ग्रोथ और चेंज। देखो हम लोग ना, हम लोग जनरली बोलते हैं कि दो पति पत्नी है या पार्टनर्स है, जो भी दो जन, जब एक की एनर्जी बदलती है तो संबंध बदलने लगते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं या तो ट्रांसफॉर्मेशन या तो चेंज जब तक नहीं आता तभी तक उनके संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। लाइक सपोज शादी हो गई, 10-12 साल, 15 साल, 5 साल, जो भी आपको नंबर लेना है ले लो, लेकिन उतने सालों के बाद अगर एक जन ने कोई स्पिरिचुअल प्रगति करने की स्टार्ट कर दी, या मेडिटेशन करना चालू कर दिया, या कोई भी आध्यात्म मार्ग पे चलना शुरू किया, तो उस व्यक्ति की सजगता बढ़ जाती है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो अभी भी अविद्या, अज्ञान में है, तो इनके संबंधों में अब तनाव आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक दोनों जब एक जैसे समझ रहे थे ठीक था, अब एक ज्यादा क्लियरली समझ रहा है और दूसरा उतना समझ नहीं रहा है, तो जिसको नहीं समझ रहा है उसको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि उसका ईगो आड़ आएगा और वो बोलेगा कि ये क्या, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा क्लेवर समझते हो क्या। अचानक संबंधों में अब उतार चढ़ाव आने लगेंगे, राइट। In the majority of cases, stable relationships are one in which the two superegos can live together without too much friction. 100 बात की एक बात, फ्रिक्शन यानी घर, हम कहते हैं ना, दोनों के बीच में अनबन कहते हैं, या तू मैं जिसको हम कहते हैं, जब तक ये तनाव नहीं है तो संबंध स्थिर रहेंगे। अगर किसी भी वजह से किसी भी लाइफ के एरिया में
चाहे वो अन्न में, मनोमय, प्राणमय, विज्ञान में, कोई भी कोश के लेवल पे अगर इन दोनों में फर्क आने लगा तो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, और फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया तो ईगो टकराते हैं। ईगो टकराए यानी गड़बड़ शुरू। इन अदर वर्ड्स, दे आर सुपर ईगो रिलेशनशिप्स एंड नॉट रियल वंस। तो क्या इस ऐसे संबंधों को हम सच वाले संबंध मानेंगे या सच्चे संबंध मानेंगे? ये रियल संबंध नहीं है। तो रियल संबंध कौन सा है, ये सवाल आता है। अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो ये पैराग्राफ के अंत पे मैं आपको बताती हूँ। So, these are the superego relationships and not real ones. In fact, often the individuals involved dislike each other, but they still stay together because of the dominance of their superego. कभी कभी तो दोनों के बीच में इतनी तफावत हो जाती है, इतना डिस्टेंस हो जाता है, फिर भी दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, कंटिन्यूसली लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन कई बार ईगो के वजह से फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। दिस इज द सिचुएशन व्हेन रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी। ये दो चीजें है ना, डिपेंडेंसी देखो, जिसको मैं पैरासाइटिक रिलेशनशिप कहती हूँ। एक जो है वो जैसे वड के झाड़ की तरह है, और दूसरा जो है वो उसके ऊपर चढ़ने वाला क्रीपर यानी वेल है। एक जन हमेशा डिपेंडेंट अगर दूसरे पे रहा तो वो संबंध कभी ना कभी तो बिगड़ना ही है, बिकॉज एक देता है और दूसरा लेता है। दोनों देने चाहिए, दोनों ने लेना चाहिए, वो गिव एंड टेक इक्वल लेवल पे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। वन कीप्स ऑन गिविंग, द अदर कीप्स ऑन रिसीविंग। इट कैन नॉट गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो डिपेंडेंसी इज वन थिंग एंड सेकेंड इज इनसिक्योरिटी। अब वो इनसिक्योरिटी की वजह कुछ भी होने दो, चाहे तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस होने दो, चाहे तुम्हारे बचपन के इश्यूज होने दो, चाहे तुम्हारे जो भी एक्सपीरियंसेस तुम्हारे लाइफ में आए हो, अगर तुम इनसिक्योर हो तो वो सामने वाले को कभी ना कभी तो हिलाएगा, गिराएगा। हाँ, सो डिपेंडेंसी और इनसिक्योरिटी पे संबंध जो आधारित है, ये सुपर ईगो पे लड़ते झगड़ते जीते रहते हैं। In other cases, the couple cannot stay together, although they love each other, because the super egos don't get along. अच्छा, तो ये जो उन्होंने बोला था कि these are super ego based relationships and not real ones. तो रियल रिलेशनशिप हम किसे कहेंगे? जो प्यार पे आधारित है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों का एक दूसरे पे बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन इनके ईगो टकराते हैं, और इसलिए वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह नहीं सकते। दिस एक्सप्लेन्स दोज केसेस in which a couple experiences difficulty when their two sets of parents don't get along, because their super egos as a result cannot get along. So a couple can spend their whole lives together but never really come in close contact, because it is the super egos that are in relationship. क्या हमारे दिल के संबंध है या हमारे ईगो पे आधारित संबंध है? बेसिकली ये सवाल ये चलमास यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कैसे है हमारे संबंध। अब एक्चुअली यहाँ पे उनका ये पैराग्राफ खत्म होता है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ पति पत्नी या सिर्फ माँ बच्चा ऐसा नहीं, जिन जिन के साथ हमारे रिलेशनशिप है, चाहे वो बॉस और जो भी है ना, एम्प्लॉई हो, कुछ भी हो, हर रिलेशनशिप को देखना जरूरी है। जब सजगता अवेयरनेस आ जाती है, तब अवेयरनेस से हम देखते हैं कोई भी रिलेशनशिप होने दो, चाहे काम वाली के साथ हो, चाहे वर्कर कैटेगरी, चाहे लेबरर के साथ, अगर कुछ अनबन है तो या तो तुम्हारा या तो उसका ईगो टकरा रहा है। ईगो बेस्ड रिलेशनशिप में हमेशा तनाव आएगा ही आएगा, सुनर और लेटर। ऑलराइट, तो जब भी किसी के साथ बनती नहीं है, तब हमने ये देखना है कि ईगो कहाँ पे टकरा रहे हैं। ऑलराइट, so here
दिस वाज व्हाट एच अल्मास हैड टू से। अब हम मुड़ते हैं फ्रैंक और सू का, आगे क्या हुआ ये देखेंगे हम। जस्ट वन सेकेंड, व्हाट इज जज। हाँ, तो हमने लास्ट चैप्टर के शुरुआत में देखा था कि फ्रैंक को अंदर से कितनी डांट पड़ी थी। एक तो ये क्या खाना खा रहे हो, सू का आवाज उसके सर में बोल रहा था। दूसरा, एज यूजुअल यू आर गोइंग टू ईट, रीड द पेपर एंड लिसन टू द रेडियो ऑल एट वंस, नेवर वेस्ट अ मिनट, डू यू। तो दूसरा, उसकी दो चीजें हमने देखी थी फ्रैंक के दिमाग में। जस्ट तुम्हें याद दिलाने के लिए, थोड़ा सा गैप हो गया हमारा रीडिंग में, तो जस्ट तुम्हें मैं याद दिला दूं कि फ्रैंक के दिमाग में दो आवाजें हमने सुनी थी। एक थी उसकी बीवी की, सू की, और दूसरी थी उसकी माँ की। तो वो जो भी करते थे, तो उनके दिमाग में या तो माँ टोकती थी या तो बीवी टोकती थी। तो ये उनका चल रहा था। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। फ्रैंक looked at the food ready to fill his belly. अगं कुठलीच बाई आली नाही साईड. Yeah, just one sec. वाली येणार नाहीये. Yeah, Frank looked at the food ready to fill his belly, the newspaper with its bold headlines attracting his eyes, and the radio with intelligent voices pouring information into his ears. अभी ये फ्रैंक ने अपना खाना रेडी कर दिया था, आपको याद है, जूस का ग्लास, और फिर अपना न्यूज़पेपर रख लिया था और रेडियो पे न्यूज़ चला दिए थे, और ये सब ऐसे तैयार, बिकॉज उनको नाश्ता करना बहुत पसंद था, ये उनका स्पेशल टाइम हुआ करता था। और उनकी माँ ने, उन्होंने, उनकी माँ का आवाज, तुम कोई भी एक चीज एक वक्त नहीं कर सकते, तुम्हें चार चीजें हमेशा साथ में करनी होती है, ये उनकी माँ की आवाज उनके कानों में बोली थी। नाउ सडनली ही was struck by the fact that he was stuffing himself from all directions. और अचानक फ्रैंक को रियलाइज हुआ कि मैं जो ग्रहण कर रहा हूं, सिर्फ अन्न का ग्रहण नहीं है, कानों से ग्रहण है, न्यूज़पेपर लिया है, आंखों का ग्रहण है, मुंह का ग्रहण है, मैं अनेक तरह से बहुत ज्यादा ग्रहण कर रहा हूं, ये उनके ध्यान में आया। एट द सेम टाइम ही recognized the need for the security he felt for having all systems being fed. लेकिन उनको ये भी ध्यान में आया, ये भी रियलाइज हुआ कि अगर उनके सारे इंद्रिय एक साथ ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो बेचैन हो जाते हैं, वो इनसिक्योर हो जाते हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाकों को गंध, मुंह को टेस्ट, सब कुछ उनको एक साथ चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो वो इनसिक्योर महसूस करते हैं, एज इफ सम इम्पोर्टेंट सपोर्ट वुड डिसअपियर इफ एनी ऑफ द थ्री वर मिसिंग। ये खाना, सुनना, पढ़ना, इनमें से अगर एक चीज अगर नहीं है, तो जैसे कि उनका एक आधार निकल जाएगा। हाँ, जैसे तीन पैरों पे वो फंक्शन करते हैं और उनका आधार हिल जाएगा। Was he trying to drown out his judge by loading himself with input? जब भी हमको अंदर की आवाज को शांत करना होता है, हम बाहर शोर मचाते हैं। हम बाहर से खुद को इतना, हमारे इंद्रियों को, हमारे माइंड को ऑक्यूपाई कर देते हैं कि हमें अंदर की आवाज सुनाई ही ना दे। हमारे अंदर से बोलने वाले आवाज को बंद करने की ये कोशिश होती है। और वॉज ही सिंपली डूइंग व्हाट ही वांटेड बाय मेकिंग हिमसेल्फ फील सिक्योर? क्या ऐसा है कि वो इनसिक्योर है, या ऐसा है कि वो खुद को सिक्योर फील करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं? He didn't know, but his hunger felt more important than figuring it out. So he took a big bite of the cereal and washed it down with juice. देखो, उन्होंने कॉफी भी ली थी, सीरियल भी लिया था, जो भी बिस्किट्स भी लिए थे, जो भी उनका और भी कुछ फूड था, और साथ में जूस भी था। तो वो जो खाना है, इसमें भी जितना वो ले सकते थे उतना उन्होंने ज्यादा लिया हुआ था। तो अभी ये चीज, ये सवाल जो उनके मन में आए कि क्या वो इनसिक्योर है, क्या वो सारे इंद्रियों को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर की आवाज उन्हें तंग ना करे, लेकिन अब भी
ये सब सवालों के जवाब से ज्यादा महत्व था उनकी भूख, उनको लगी थी भूख। इसलिए उन्होंने एक बड़ा बाइट लिया, खाना स्टार्ट किया, और वो मुंह में खाना चबाने से पहले ही जूस से उसे निगलने को स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने मुंह, वो जो खाना था वो जूस से गिलने की कोशिश की, इमीडिएटली ही कफ्ड एंड स्पटर्ड एंड देयर वाज ह्यूज वॉइस इन हिज हेड, और वो खांसने लगे। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना, हमें खांसी आ जाती है। और जैसे ही उनको ये खांसी आने लगी, उनको अपनी बीवी की आवाज दिमाग में सुनाई दी। बीवी कह रही थी, व्हेन विल यू एवर लर्न नॉट टू ड्रिंक राइट आफ्टर यू टेक अ बाइट। हजारों बार उनकी बीवी ने ये बात उनसे कही थी कि कब सीखोगे तुम, मुंह में निवाला है उसके साथ ऊपर पानी, तुम जूस पीने की कोशिश करते हो। मुंह में खाना जब होता है तब पानी या जूस पीना ठीक बात नहीं है। यू आर इन सच अ रश टू गेट एवरीथिंग इन, इतनी तुम्हें जल्दबाजी होती है कि खाना भी निकल जाए, पानी जूस भी पी ले हमेशा। कांट स्टैंड अ लिटिल पीस एंड क्वाइट, कैन यू? अगर कुछ देर के लिए कुछ ना करो, थोड़ी शांति से अगर कुछ करो, तो वो तुम्हें सहन नहीं होता है ना। हे, क्विट टेलिंग मी व्हाट टू डू। तुरंत उनकी आवाज अपनी बीवी को, अंदर ही अंदर ये डायलॉग चालू है। उन्होंने अपने बीवी से कहा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुम मुझे मत बताओ। हु केयर्स इफ आई कफ, और अगर खांसी आ गई तो आ गई, किसको फर्क पड़ता है। इफ आई वॉन्ट टू ईट, ड्रिंक, रीड, डांस एंड सिंग ऑल एट वंस, आई विल। अगर मैं नाचना, गाना, खाना, पीना सब एक साथ करना चाहूँ तो मैं करूंगा, तुम मुझे मत रोको। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद डूइंग इट ऑल्सो, व्हाई शुड यू? अगर मुझे ये सब एक साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम होती है? दीज आर्ग्यूमेंट्स इन हिज हेड वर सो फेमिलियर। रोज के ये डायलॉग्स थे जो दिमाग में उनके बजते थे। इट फेल्ट एज दो नथिंग न्यू वुड एवर कम ऑफ इट, एंड ही फेल्ट ट्रैप्ड इन हिज डिफेंसिवनेस। सी उनको दिमाग में अटैक करेगी और वो खुद को डिफेंड करेंगे, और उनको ऐसे महसूस होने लगा जैसे कि इसमें से कुछ नया होने नहीं वाला है, बस ये ऐसे ही चलते रहने वाला है। Frank took another bite and then just sat and chewed slowly without tasting, listened to the radio without hearing the words, and stared at the paper without recognizing anything. क्या कर रहे थे? जो खा रहे थे ना उसका टेस्ट वो ले रहे थे, जो रेडियो से सुन रहे थे ना वो उसको समझ रहे थे, जो पढ़ रहे थे ना वो उस पर जो भी पढ़ रहे ना उसे वो पहचान रहे थे। He became aware of a hunger inside, and he didn't often feel deeper than hunger for food. अब उनके अंदर जैसे कि एक भूख थी, लेकिन उनको लगता था कि ये भूख सिर्फ अन्न की है, सिर्फ खाने की है। He realized he felt his hunger now that he was no longer preoccupied with multiple inputs. Had it always been there? और अचानक उनके ध्यान में आया कि ये जो खाने की भूख है, इसके नीचे और भी एक भूख है। क्या वो भूख पहले से थी? क्या वो भूख हमेशा से थी? अंदर से आवाज आया, फ्रैंक, दिस इज डेंजरस टेरिटरी। खुद के अंदर बहुत ज्यादा झांको मत, ओके? ये डेंजरस एरिया है। यू डोंट नो व्हाट विल कम अप और व्हाट इट मीन्स। तुम नहीं जानते कि ये नीचे से क्या ऊपर आएगा या उसका मतलब क्या होगा। बट इट विल बी बैड, बिलीव मी। देखो, उनके ईगो ने उनको तुरंत रोक दिया। मैं इतना पक्का बता सकता हूँ कि ये जो भी अंदर से ऊपर आएगा ये जरूर बुरा होगा। अब यहाँ पे बुरा का मतलब तकलीफ देने वाला, ओके? बुरा इन द सेंस जो जिससे हमें तकलीफ होती है, वो पेनफुल, दैट इज व्हाट ही मीन्स ओवर हियर। नाउ स्नैप आउट ऑफ ईट एंड ईट योर ब्रेकफास्ट। ये सब सोचते और ये सब, देखो तुरंत उनको रोक दिया उनके सुपर ईगो ने कि मत ज्यादा गहराई में मत जाओ, ओके? शांति से अपना नाश्ता खत्म कर लो। Frank ignored the voice as the gnawing sensation grew more prominent and demanded his attention. लेकिन इस बार
फ्रैंक ने अपने ईगो की आवाज को इग्नोर किया, उसको ध्यान न देने का उन्होंने निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि वो अंदर की आवाज और तीव्र हो गई थी और अब उनका ध्यान वो खींच रही थी। द अवेयरनेस मेड हिम नर्वस, और जैसे ये सजगता उनकी आती रही, उनको नर्वस फील होते रहा, बट एट द सेम टाइम इट फेल्ट सो डीप इन हिम दैट समथिंग रिलैक्स्ड बाय सिंपली एक्नॉलेजिंग इट। नर्वस तो हुए, पर थोड़े से रिलैक्स भी हुए। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से वो जो अंदर की आवाज पुकार रही थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया। जैसे वो मैं बोलती हूँ ना, वो बच्चा हमको पुकारते रहता है, मम्मी 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 करके आवाज देते रहता है, और हम उसे ध्यान नहीं देते जब तक कि वो रोना या चिल्लाना स्टार्ट नहीं करता। और जब हमको उसको हम ध्यान देते हैं तो हम भी रिलैक्स होता है, वो हम क्यों ये घड़ी घड़ी आवाज दे रहा है, ये गुस्सा भी हमारा खत्म हो जाता है, वो बच्चा भी रिलैक्स होता है। बिल्कुल यही बात फ्रैंक के साथ हुई। Did this mean that if he didn't do three things at once, his hunger would appear? अगर वो ये पढ़ना, सुनना, खाना, पीना ये सब एक साथ ना करे, तो उनकी गहराइयों में जो असली वाली भूख है, द रियल हंगर विच इज डीप विद इन हिम, क्या उसके बारे में उन्हें पता चलेगा? वो सोचने लगे। और वॉज इट सम रिएक्शन टू हिज जज, या अंदर का ये जो सुपर ईगो है, ये जो जज है, क्या उसकी तरफ ये एक रिएक्शन है? ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था। एट द मोमेंट द हंगर फेल्ट मोर रियल एंड मोर इंटरेस्टिंग देन हिज यूजुअल थिंकिंग। पहले तो वो आवाज को अंदर की वो दबा देते थे और खाने लग जाते थे, लेकिन आज वो आवाज और तीव्र हो गई थी और उसको सुनना उनको बहुत अर्जेंट लग रहा था। इट वॉज डिस्टिंक्टली अनकंफर्टेबल एंड दो ही डिडंट लाइक इट, ही फेल्ट नो नीड टू पुश इट अवे। तो ये जो खुद का आत्म आत्म अम, आत्मज्ञान कहो, या जो आत्मा की आवाज है, इसको सुनना कहो, ये आसान नहीं होता, ये कंफर्टेबल नहीं होता। तो वो अनकंफर्टेबल थे और उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो नर्वस महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे चुप करने की इच्छा नहीं हो रही थी। अब वो गहराई की जो आवाज है, वो आत्मा की जो आवाज है, उसको वो सुनने की इच्छा हो रही थी। फॉर नाउ दैट वॉज ओके, अभी के लिए इतना काफी था। ऑलराइट, सो यहाँ पे फ्रैंक और सू की कहानी फिर से एक पॉज लेती है और चैप्टर 7 स्टार्ट होता है, जो है एक्सेप्टेंस। जैसे हमने फ्रैंक का देखो, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस, मेरे अंदर से कोई एक ईगो की आवाज नहीं, माइंड की आवाज नहीं, सॉरी, अलग सी एक आवाज है और इसको सुनना जरूरी है। इस बात का उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस। दूसरी कौन सी बात का उन्होंने स्वीकार किया? कि मैं इसको सुनूंगा, अभी के लिए सुन तो लूं, बाद में सोचेंगे क्या किया जाए, लेकिन अभी सुन तो लेते हैं कि अंदर की आवाज क्या कह रही है। ऑलराइट, सो दिस इज एक्सेप्टेंस। As you begin to be more aware of your inner process, you realize that you are constantly evaluating, assessing, reacting to, and commenting on your experience. जैसे जैसे हम हमारे माइंड के थॉट्स पढ़ना, हमारी वृत्तियों को जानना हम शुरू करेंगे, जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हमारे माइंड के अंदर किन किन की आवाजों में कौन कौन से डायलॉग सुनाई दे रहे हैं, इसकी तरफ हम ध्यान देने लगेंगे, तो हमारे ये ध्यान में आएगा कि हर अनुभव को हम हम उसको जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, हर अनुभव को हम एसेस करते हैं,
हर अनुभव को हम रिएक्ट करते हैं और हर अनुभव पे हम कमेंट करते हैं। जैसे कि एक कंपल्शन है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि कमेंट करना बहुत लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। वो हर एक बात पे कमेंट डालते हैं। जैसे कि अगर मैंने कमेंट नहीं किया तो बस ये कहानी खत्म नहीं होगी। तो वो कंपल्शन होता है कमेंटिंग का। तो हर अनुभव को हम जज करते हैं, उस पे चिंतन मनन करते हैं, उस पे जजमेंट पास करते हैं, उस पे कमेंटिंग करते रहते हैं। This is a central way you make your feelings, thoughts and behaviors your own. ऐसा करने से वो अनुभव मेरा बना देती हूं मैं। हम सब उस अनुभव को, अपने अनुभव को अपना बना देते हैं, अपने भावनाओं को अपना बना देते हैं, अपने विचारों को अपना बना देते हैं, अपने वर्ताव को, बिहेवियर को हम अपना बना देते हैं। अगर भावनाओं को, विचारों को और बिहेवियर को, जो कि सब गतिशील है, जो कि सब वृत्तियां हैं, अगर इसको हम सिर्फ सजगता से देखें और उसको ना एक्ट या ना रिएक्ट करे, तो ये हमारे से अलग रहेगी। ये हमारी कर्म का, हमारे आत्मा का, हमारे संस्कार का भाग, कर्म संस्कार का भाग नहीं बनेंगी। All our thoughts, all our feelings, emotions and all our behavior are temporary, क्षणिक है, चेंजिंग, एवर चेंजिंग, बदलता है। आज सुबह से ही आप सोच लो, देखो आप सुबह उठे थे तब से लेके, कभी आप गुस्से में थे, कभी आपको इरिटेट हुआ था, कभी आप हंसे थे, कभी आप खुश हुए थे, कभी आपने तृप्त महसूस किया था। कोई भी एक भावना कभी भी टिकती नहीं है। और जो कुछ क्षणिक है, जो कुछ टेम्पररी है, जो कुछ एवर चेंजिंग है, ये सब माया है। अगर अध्यात्म की मैं अध्यात्म का शब्द यूज करूँ तो that is not real, that is unreal. Only that which is never changing, which is permanent, only that is real. राइट? वो है हमारा कॉन्शियसनेस, वो है हमारा आत्मा। लेकिन यहाँ पे हम हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे वर्ताव को अपना बना लेते हैं। कैसे? उनको रिएक्ट करके, उनको जज करके, एनालाइज करके और उनको रिएक्ट करके हम इन सब चीज को अपना बना लेते हैं, जो हमारे सुप्त मन में बैठ जाते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं? मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसा हूं, मुझे तो डिसिप्लिन बहुत पसंद है, ये तो मेरी आदत है, ये तो ऐसा है। हम खुद को, खुद की पर्सनालिटी क्रिएट करते चले जाते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। या सो दिस इज द सेंट्रल वे हाउ वी मेक द थॉट्स अवर्स, द फीलिंग्स आवर्स, द बिहेवियर्स अवर ओन। Your judge puts its familiar stamp of approval or disapproval on them. हमारा ईगो उसके ऊपर थप्पा लगा देता है। पास, फेल, approved, not approved, disproved, right? Providing orientation and perspective while reinforcing the belief that what you are experiencing in the moment must be constantly evaluated. फिर क्या होता है? एक स्वभाव बन जाता है। स्वभाव, डैश डालना हमेशा उसके बीच में। स्वभाव, अपना भाव बन जाता है कि हर अनुभव को, हर थॉट को, हर फीलिंग को, हर बिहेवियर को, एक्शन को हमने जज करना है, हमने इवेल्युएट करना है। और इसलिए इस तरह से हम खुद को ऑल द टाइम जजमेंट देते जाते हैं। हर एक अपनी चीज को हम जज करते जाते हैं।
Questioning the attitude of self-rejection that underlies all judgmental activity opens up the possibility of and longing for a different way of being with your experience. चलो ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चनिंग द एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रिजेक्शन दैट अंडरलाइज ऑल जजमेंटल एक्टिविटी. सेल्फ रिजेक्शन, ये पूरे सेंटेंस में सबसे कीवर्ड ये है. जब हम बाह्य चीजों को, जिसको अध्यात्म में हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं. मैं यानी क्या? कौन? वो जो मैं हूं, वो जो मैं हमेशा थी और वो जो मैं हमेशा रहूंगी. यानी तुम उसको ब्रह्म बोलो, आत्मा बोलो, जो नाम देना है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, सच्चित बोलो, तुमको जो भी बोलना है, वो रियल मैं हूं, जो नेवर चेंजिंग है, जो परमानेंट है, जो इटर्नल है. वो जो मैं हूं, वो सेल्फ, उसको जितना हम ऑब्जेक्ट्स को रिएक्ट करेंगे, उतना हम खुद को रिजेक्ट करेंगे. बहुत सिंपल फॉर्मूला है. दूसरों को, दूसरी चीजों को हाँ बोला तो इसका मतलब खुद को ना बोला. कोई भी चीज को ना हाँ ना. स्थित प्रज्ञा, स्टेडी इन योर विजडम. तो ये सेल्फ रिजेक्शन होता है, ये एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रिजेक्शन. जितना तुम इवैल्यूएशन ज्यादा करोगे, जितना तुम खुद को ज्यादा इवैल्यूएट और जज करोगे, जितना तुम दूसरों को, व्यक्ति, वस्तु, विषय, हर चीज को इवैल्यूएट और जज ज्यादा करोगे, उतना तुम खुद का अस्वीकार करोगे. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेशन है. इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है. फिर क्या होगा? अगर ये बात हम समझ गए तो हम दूसरों को, खुद को, अपने ही फीलिंग्स को, अपने ही थॉट्स को, अपने ही बिहेवियर को जज करना बंद करेंगे. क्योंकि जब जब हम जज करेंगे, तब तक हमको याद आएगा, अरे मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, मेरे बिहेवियर, मेरे एक्शंस, इसको जज करना यानी खुद को रिजेक्ट करना. So we will stop judging because we don't want to reject ourself. वो जो मैं हूँ, the Brahma, the Atma, the eternal, the permanent, the never changing. इसको हमें ध्यान देना है. तो जितना बाहर से ध्यान खींच लेंगे, उतना अंदर हमारे आत्मा पे ध्यान चला जाएगा. ऑलराइट, बहुत अच्छा पॉइंटर यहाँ पे दे रहे हैं वो. He is giving a very good guideline for us to become aware and practically practice it. All right. Okay. What if your judge did not react to everything you do and every way you feel? तो सवाल ये आता है कि जो भी मैं करती हूँ, जो भी मुझे महसूस होता है, जो भी मेरी भावनाएं हैं, मेरे विचार है, क्या होगा अगर मैं उसको जज करना छोड़ दूं? अभी अभी मैंने आपसे कहा, जज करना जितना छोड़ोगे, उतना तुम आत्मा के साथ रहोगे. राइट? वही सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर जज करना छोड़ दिया हर थॉट, फीलिंग, एक्शन को, तो क्या होगा? What if you did not take a position on whether your experience was good or bad? एक भी ऐसा अनुभव नहीं है कि जिसको हम लेबल नहीं लगाते. अरे वाह मजा आया, अरे वाह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. क्या होगा अगर हम गुड और बैड से हटकर न्यूट्रल में रहे, कोई रिएक्शन ना दे, स्थित रहे? तो क्या होगा? राइट? What if you could just let your experience be what it is without needing to change it? देखिए, अपने अनुभव को, चाहे वो मुंह में रखा हुआ एक मिठाई का टुकड़ा हो, अगर मैं उसको अरे वाह कितना अच्छा है बोलूंगी, तो मुझे उसका अनुभव और चाहिए. अगर मैं बोलूंगी अगर ये बिल्कुल टेस्टी नहीं है, तो मुझे अनुभव उसका बदलना है. दोनों मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं,
कैसे भी अगर मैंने रिएक्ट किया तो मैं अपना अनुभव बदलना चाहूंगी, या तो दोहराना चाहूंगी या तो बदलना चाहूंगी, लेकिन उसमें बदलाव लाना चाहूंगी। और अगर मैंने किसी भी तरह रिएक्ट किया ही नहीं, जिसको मैं कहती हूँ न्यूट्रल मोड में रहना, अगर मैं न्यूट्रल में रही, जो भी है उस अनुभव को अनुभव के लेवल पे रहने दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो क्या होगा? फॉर द जज दिस इज इनकंसीवेबल, बट there is an aspect of your true nature that supports such a possibility. This is the quality of acceptance. अपने ईगो को ये मंजूर नहीं होगा, हमारा ईगो हमसे लड़ेगा, बोलेगा ऐसे कैसे, मैं ये तो बताऊं कि अच्छा है या बुरा है, ऐसे कैसे मैं ना बताऊं। हाँ, क्योंकि ईगो को तो सीखना है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें डिफेंस में रखना है। ईगो का तो काम है कि वो तुम्हें दुख से बचाना, ये उसका काम है। तो अपना काम के लिए दुख से, सुख दुख से तुम्हें बचाने के लिए वो जज हमेशा करेगा, गुड या बैड में रखेगा तुम्हें। लेकिन अगर गुड या बैड में नहीं रहना है तो तुम्हारा ईगो उस बात को मंजूर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक ऐसा गुण धर्म है, एक ऐसी क्वालिटी है। याद है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के ही फर्स्ट चैप्टर में क्वालिटीज ऑफ द सोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल हमने उन्होंने दिया था कि हमारी आत्मा के गुण धर्म क्या है। उसमें का एक गुण धर्म था स्वीकार, एक्सेप्टेंस। तो एक क्वालिटी हमारे अंदर है जो है स्वीकार। जैसा भी है हम उसका स्वीकार करना सीखना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जो गाना गाया अर्जुन के लिए, इसका पूरा आधार एक्सेप्टेंस है। 100 बात से समझाना, 100 तरह से उन्होंने अर्जुन को समझाया, स्वीकार करो, जो है जैसा है उस चीज का स्वीकार करो। वही उसी को उन्होंने धर्म, ये शब्द यूज किया, धर्म का पालन करना यानी स्वीकार करना। अच्छा अनुभव स्वीकार, दिवाली अच्छी गई स्वीकार, बीमारी आ गई दिवाली में स्वीकार, और कुछ बुरा, अच्छा बुरा हो गया स्वीकार, कुछ है स्वीकार, नहीं है स्वीकार। ये एक्सेप्टेंस, आई एम ग्लैड दैट दे टेकिंग अ होल चैप्टर ऑन एक्सेप्टेंस, because it's so very important to accept each and everything, my own thoughts, my own feelings, my own emotions, my own behavior, my own actions. I don't accept, we don't accept, we judge, we evaluate, we judge, we reject, we comment on each and everything that happens with us. Yeah, so साइड हेडिंग अभी नेक्स्ट बनता है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। तो ये इसको एक्चुअली पतंजलि ने राग द्वेष, ये भी मतलब राग द्वेष, राग इज अटैचमेंट, द्वेष इज डिटैचमेंट, लेकिन वो राग द्वेष का आधार एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है। तो उन्होंने ज्यादा ब्रॉडर मीनिंग वाले शब्द यूज किए, लेकिन मी अगदी तेच सांगणार होते, राग आणि द्वेष. राग आणि तेच बोलणार होते. हो सुचित्रा, माझ्या पण डोक्यामध्ये तेच फ्लॅश झालं, राग आणि द्वेष। यस पद्मजा, आप कुछ कहना चाहती है? यही जो ओशो ने सर्व स्वीकार भाव पे बोला है, हाँ जैसे हम हर चीज को समग्रता से स्वीकार कर लेते हैं, हाँ जी, then हमारे दुख सुख दोनों भी सम रहते हैं। ना शिकायत रहती है ना एप्रिसिएशन रहता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। हर मास्टर ने इसके बारे में बात की है, हर गुरु ने इसके बारे में बात की है, हर संत ने इसके बारे में बात की है। क्यों क्यों सबने वही बात दोहराई है? कृष्ण से लेके वेद उपनिषद से लेके भगवत गीता से लेके पुराण से लेके पतंजलि योग सूत्र से लेके, क्यों सबने वही बात दोहराई है? क्योंकि सत्य एक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देयर इज ओनली वन ट्रुथ
and all masters will keep reminding us about the truth. In fact, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं अनेक बार ये बोल चुका हूँ, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये मैंने अनेक बार पहले भी बोला हुआ है और अभी आज मैं इसे दोहरा रहा हूँ. आई एम रिपीटिंग इट what I have said many times. What Krishna is cosmic consciousness, और वो कहना चाहते हैं, मतलब कृष्ण यशोदा पुत्र या देवकी नंदन ऐसा नहीं समझना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के रूप में वो थे, तभी परब्रह्म के रूप में थे. और वेद में भी उन्होंने कहा, उपनिषद अलग अलग काल में, अलग अलग युग में, अलग अलग तरह से उन्होंने वही बात की है. क्यों? क्योंकि वो बात एक सत्य है, परम सत्य है. राइट. सो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन. एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार, रिजेक्शन यानी अस्वीकार, नाकार. पता है, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी, जब हमने यू आर द प्लेसिबो पढ़ी थी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, उसमें उन्होंने और एक टर्म यूज किया था, चाहे वो उनका हो या उन्होंने किसी और का यूज किया हो, इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज प्लेसिबो एंड नोसिबो. ये दो टर्म्स उन्होंने यूज किए थे. हाँ, कोई भी व्यक्ति अग्नि पे चलते हुए चले जाते हैं, आपने देखे है ना ऐसे खेल, जलते हुए कोलसे पे चल जाते हैं या अपनी जबान से तार. हाउ डज इट हैपन? हाउ कैन दे डू इट? हाँ, विश्वास. इट इज अ काइंड ऑफ प्लेसिबो. उन्होंने बहुत सारे रिसर्च स्टडीज दिए हैं उसमें कि एक शुगर की गोली हाथ में दे देते थे कैंसर पेशेंट को और कहते थे ये नई लेटेस्ट ड्रग आया है मार्केट में जिसको मैजिकल क्वालिटीज है, और ये अगर आप गोली लोगे तो आप 100% क्योर हो जाओगे. और लोग क्योर हुए. कौन से लोग क्योर हुए? जिनका उस पर विश्वास 100% था, उसको कहते हैं प्लेसिबो. लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हर विश्वास पे अविश्वास करेंगे, हर बात को सॉरी हर बात को वो रिजेक्ट करेंगे. उसको उन्होंने टर्म यूज किया था नोसिबो. और सच वाली गोली अगर दी, सच में फैंटास्टिक एक्शन केमिकल अगर दे दिया कि सच में जिससे वो रोग 100% ठीक हो जाता है, अगर सच वाली गोली दी लेकिन विश्वास नहीं है तो वो उन पर काम नहीं करती. क्या? एवरी मेडिसिन दैट यू टेक. इसलिए कहीं और दूसरी एक किताब में हमने पढ़ा था कि अगर दवाई लेनी ही है तो उसको दुआ देकर, थैंक यू बोलकर फिर लो. बहुत लोगों की मेहनत है उस गोली को बनाने में, तो उसको रिजेक्ट अगर लेना है तो उसको थैंक यू बोलकर लो, ताकि वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारे पेशी पेशी, तुम्हारे रसम में वो घुल जाए और जो उसका काम है वो कर सके. ये काम आएगी या नहीं आएगी, होगा या नहीं होगा, अनेक संशय और शंका लेकर हम हर एक्शन करते हैं, तो ऐसा हमने नहीं करना है. ऑलराइट. Acceptance and rejection. Acceptance is generally considered to be the opposite of rejection. So generally acceptance rejection का opposite कहा जाता है. If a university accepts your application rather than rejecting it, then the university has approved of your qualification and welcomes you as someone it wants to teach. कॉलेज में एडमिशन, अगर तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर आ गया तो वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज तुम्हें सिखाना उन्होंने तुम्हें मंजूरी दे दी है. सो टू रिजेक्ट मीन्स टू पुश अवे, डिनाई और निगेट. तो रिजेक्शन यानी ढकेल देना, ना बोलना, या तो कैंसिल करना, निगेट करना, कैंसिल करना. ठीक है. टू एक्सेप्ट इन यूजुअल टर्म्स means to move towards, approve of और affirm. और accept का मतलब क्या होता है कि स्वीकार है, तुम आगे बढ़ सकते हो, या तुमने बहुत अच्छा किया, या तो हाँ, मतलब अगर एडमिशन मिल गई तो कॉलेज ने क्या बोला, हाँ
तुम हमारे कॉलेज का हिस्सा बन सकते हो, राइट? सो एफर्मेशन आ गया. इफ यू आर एक्सेप्टेबल देन यू हैव मेड द ग्रेड, यू आर ओके. अगर तुम्हें स्वीकार किया गया है कॉलेज में, यानी कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन पास हो गया है एंड इट इज ओके. The problem with this definition of acceptance is that it still operates within the world of judgment, assessment and evaluation. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि इस तरह का जो एक्सेप्टेंस है, अभी हमने जो मतलब लगाया कि तुम्हें हमने एडमिशन दे दी है, हम तुम्हारा स्वीकार करते हैं या तुम आ सकते हो, तो ये फिर भी जजमेंट में बैठता है. यानी हमने जांच पड़ताल कर ली है और अब हम तुम्हारा स्वीकार करते हैं. हमें तुम्हें एसेस और इवैल्यूएट कर लिया है और जजमेंट दे दिया है कि ओके तुम्हारा स्वीकार है. एक्सेप्टेंस मीन्स समथिंग पॉजिटिव. ओके, तो एक शब्द में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कुछ तो भी सकारात्मक, और रिजेक्शन मीन्स नेगेटिव, और रिजेक्शन का मतलब होता है नकारात्मक. ठीक है, यू नीड एक्सेप्टेंस टू ऑफसेट रिजेक्शन. अगर मेरा स्वीकार है यानी सकारात्मक जवाब है, तो ऑटोमेटिकली नकारात्मक नहीं है. स्वीकार होने का मतलब अस्वीकार नहीं होना. आ रही है बात समझ में? Yeah, is it making sense, guys? Huh? Suchitra, can you affirm? Yes, Charuji. Thank you. Yeah. So you need acceptance to offset rejection. And if you are acceptable, it is always possible you will later be found unacceptable. अगर जो भी चीज का आज स्वीकार है, वो उसी चीज का कल अस्वीकार हो सकता है. ये एक शक्यता तैयार हो जाती है. अगर स्वीकार है तो अस्वीकार भी हो सकता है. एक्सेप्टेंस ऑन दीज टर्म्स इज कंडीशनल ऑन सम क्राइटेरिया. यानी कंडीशंस अप्लाई जिसको हम कहते हैं ना, आज मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गई, लेकिन अगर 3 से अधिक विषय में मैंने परीक्षा नहीं दी या फेल हो गई, तो वही कॉलेज मुझे निकाल देगा, मेरा अस्वीकार कर देगा. यानी कंडीशंस अप्लाई हो गया. सो द फेमिलियर यूसेज ऑफ एक्सेप्टेंस इज इन फैक्ट क्लोजर टू अप्रूवल, द ऑपोजिट ऑफ रिजेक्शन देन टू ट्रू एक्सेप्टेंस. तो अगर हम लोग व्यवहारिक तरह से अगर स्वीकार इस शब्दों को जानना चाहे, तो स्वीकार यानी अप्रूव और रिजेक्शन यानी डिसअप्रूव. ये सच में का स्वीकार नहीं है. ये वाला जो एक्सेप्टेंस है उसको कंडीशंस अप्लाई है, उसको कुछ क्राइटेरिया है. जब तक वो क्राइटेरिया बनी रहेगी तुम स्वीकार रहोगे. अगर वो क्राइटेरिया में कुछ बदलाव आ गया तो तुम्हारा अस्वीकार किया जाएगा. तो सचमुच का स्वीकार, खुद का स्वीकार, सेल्फ एक्सेप्टेंस जब हम शब्द यूज करते हैं, जिसको हम ट्रू एक्सेप्टेंस कहेंगे. ट्रू एक्सेप्टेंस मीन्स स्टेपिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ असेसमेंट ऑल टुगेदर. इस तरह का स्वीकार जिसमें अस्वीकार को कोई जगह नहीं है, जिसमें अस्वीकार के लिए कोई शक्यता नहीं है, ऐसा स्वीकार, परम स्वीकार. अध्यात्म में कोई कोई गुरुओं के पीछे पागल हो जाते हैं, चेले बन जाते हैं, और वो गुरु से कुछ गड़बड़ हो जाए, हाँ, तो उनका पूरी तरह रिजेक्शन, अस्वीकार. ये क्राइटेरिया बेस्ड हुआ तो नहीं. हमें उस तरह का स्वीकार के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. हम ऐसे स्वीकार, ऐसा एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं
जहाँ पे कोई तरह का जजमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन नहीं होगा. It is exactly the experience of neither rejecting nor approving. अरे वाह मेरे भगवान तुम कितने अच्छे हो, अरे वाह मेरे भगवान तुम अब अच्छे नहीं हो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, राइट. ये जो है ये उसमें नहीं है. ये जो मेरा है, मैं जो मेरी हूं मैं हूं. फिर इसमें रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है. Whether rejecting and approving are actions of moving away from or towards one's experience, accepting is not an action at all. तो स्वीकार करना ये कोई वृत्ति नहीं है, ये कोई गति नहीं है, ये कोई हालचाल मूवमेंट नहीं है, ये स्थिति है. हाँ, स्थिति हम किसको कहते हैं? स्टेट. मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, ये मेरा अंश है. तो स्वीकार ये अपना अंश होना है. स्वीकार अनुभव पे डिपेंड नहीं होगा. कितना भी अच्छा अनुभव आए, कितना भी बुरा अनुभव आए, कैसा भी हो, न उसमें कोई जजमेंट नहीं है, उसमें कोई अप्रूवल डिसअप्रूवल नहीं है. एक्सेप्टेड है तो बस एक्सेप्टेड है. किसी भी व्यक्ति का जब हम स्वीकार करते हैं तो वो कितना भी बुरा बर्ताव करे या कितना भी अच्छा बर्ताव करे, हमारे उस स्वीकार में कोई बदलाव नहीं आना है, हमारे उस स्वीकार में कोई गड़बड़ नहीं होनी. मैम सीमा म्यूट करते या. So this is how it works. So where rejecting and approving are actions of moving away from or towards one's experience, accepting is not an action at all. It is not a non-action. ये कर्म भी नहीं है, अकर्म भी नहीं है, दोनों भी नहीं है. A state of being without attitude, ये स्थिति है, ये कर्म या अकर्म नहीं है, ये एक स्थिति है. सिंपली अलाउिंग एक्सपीरियंस टू बी एज इट इज. कोई पैदा होए, कोई मृत्यु पामे, कोई गाली दे, कोई तारीफ करे. अगर आप स्थित प्रज्ञा के क्वालिटीज पढ़ोगे तो मुझे लगता है जो भी मेरे योगा स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको क्लास में कुछ अबाउट 38-39 क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, राइट. सो ये वो स्थिति, दैट स्टेडी, स्थित, वो स्टेडीनेस हमने हमारे में लानी है. It is not action, it is not non-action, it is a state of being without attitude, simply allowing experience to be as it is. आज तो पैर बहुत दर्द है, आज तो पेट में दर्द है, या तो आज ये खराब हो गया, या तो आज वो हो गया है, और आज तो तबीयत कितनी. आज ही मैं बेला से बात कर रही थी, बोल रही थी मेरी हालत कल बहुत बुरी थी, आज मैं बहुत अच्छी हूँ. न बुरे होने के अनुभव से जुड़ना है, न अच्छे होने के अनुभव से जुड़ना है. अनुभव को अनुभव रहने देना है, उसको कोई जजमेंट नहीं देना कि अरे कल तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी तो कल का दिन मेरा बुरा था, और आज मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है तो आज का दिन मेरा अच्छा है, तो कल का दिन बुरा, आज का दिन अच्छा नहीं. कल का वो अनुभव था, आज का ये अनुभव है, कल वो, उसको अपनी जगह, ये इसकी जगह. दोनों से अटैचमेंट राग द्वेष है, एक का स्वीकार दूसरे का अस्वीकार नहीं करना है. So leave the experience, let each experience be as it is without getting involved in it. Acceptance does not mean you approve of your experience, think it's okay, like it, or are happy with it as it is. Acceptance is not an expression of any kind of evaluation or interpretation. It simply means you can allow your experience to be exactly as it is. हर क्षण, हर अनुभव जैसा है
वैसा ही छोड़ दो, रहने दो, तोल मोल से हटा दो। There need be no justification or effort to defend, deny, protect or promote what is there. जब हम किसी भी जो भी अनुभव है, या तो ये अनुभव को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, या तो हम प्रयत्न करते हैं खुद को डिफेंड करने की, या तो उसको डिनाई यानी कि नकारने की, या तो खुद को सुरक्षित रखने की, या तो उस अच्छे चीज को प्रमोट करने की, ऑल द टाइम। आज मैं 5 बजे उठ गई, कितनी अच्छी हूँ यार, आज आंख ही नहीं खुली, आज 7 बज गए, कितना बुरा हुआ। किसका अनुभव है? मेरा अनुभव है। उस तो कल 5 बजे उठी, आज 7 बजे उठी, ठीक है ना, इट्स फाइन, लीव द एक्सपीरियंस एज इट इज, आई डोंट हैव टू। देखो कितनी छोटी छोटी चीजों को हम आंख खुलती है तब से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हेलो मैम, या उसको ऐसे ले लो कि 2 घंटा में और 2 घंटा ज्यादा मैं मेरी आत्मा के साथ थी। राइट, बिल्कुल, स्पेशली इफ इट इज अ डीप स्लीप, सुसुप्ति अवस्था, तो आत्मा के साथ थे, क्योंकि मैं मेरे साथ तो नहीं थी, आरती नामक व्यक्ति के साथ नहीं थी, तो मैं कहाँ थी? मैं मेरे आत्मा में स्थित थी। 2 घंटा आत्मा के साथ ज्यादा मिला। सुचित्रा, गुड वन। राइट, so this is what it takes. That acceptance means you get out of the way and stop taking a position. अच्छा बुरा, गुड बैड, राइट रॉन्ग, ये गलत है, ये अच्छी बात है, ये गलत बात है, ये जो वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, वो जो कर रही है बहुत बुरा कर रही है, ये मेरे मन के हिसाब से हो रहा है, ये मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो नहीं चाहती। अपनी चाह से, अपने कर्म से, अपने करने से, अपने सोचने से, अपने व्यवहार से, अपने भावनाओं से क्यों चिपक रहे हो? खुद के ही सारी बातों से दूर हट जाओ, देखो आत्मा की तरफ चले जाओगे। खुद के ही थॉट से हट जाओ, खुद के ही इमोशन से हट जाओ। थॉट है, रहने दो। इसको अध्यात्म में हम कहते हैं दृष्टा बनो, बिकम अ सीयर, become an observer. Don't get attached, don't get detached, don't do anything and simply remain in the, मैं कहती हूँ, न्यूट्रल मोड। गियर में गाड़ी रिवर्स फॉरवर्ड, फर्स्ट गियर सेकंड गियर क्यों डालनी है? अगर तुम इमोशनली बहुत, तुम्हें इमोशनल हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, और मैं कह रही हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है, तुम चौथे गियर में हो, और ध्यान नहीं दिया तो टकराओगे और गिरोगे और सर फोड़ के लोगे। मत जाओ, गियर में गाड़ी डालना ही नहीं। श्वासों के साथ रहना है, कहाँ? श्वास लेते हैं उसके साथ रहना है? नहीं। श्वास छोड़ते हैं उसके साथ रहना है? नहीं। श्वास जो रुकता है लेने के बाद और छूटने के बाद, वो जो जिसको पतंजलि ने चतुर्थ कहा है, उस केवल कुंभक, जिसको हठ योग ने केवल कुंभक कहा है, जिसको हम मेडिकली पॉज कहते हैं, द पॉज आफ्टर द इन ब्रेथ, द पॉज आउट ऑफ द आफ्टर द आउट ब्रेथ, जिसको पतंजलि ने मेडिटेशन की टेक्निक बताई है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण छोड़ने के बाद, श्वास छोड़ने के बाद जो पॉज आता है, उस पर अगर तुमने तुम्हारा मन एकाग्र किया तो उसे ध्यान कहते हैं। पॉज, न्यूट्रल, ये सारे समान अर्थी शब्द है जो मैं बोल रही हूँ। अनुभव होने दो, अनुभव के साथ चिपको नहीं, हाँ, उसके साथ इन्वॉल्व मत हो जाओ। यू डोंट अप्रूव, यू डोंट रिजेक्ट, यू डोंट पुश अवे योर एक्सपीरियंस, यू डोंट ट्राई टू होल्ड ऑन टू। अनुभव को पकड़ के रखते हैं, अनुभव को ढकेलते हैं, अनुभव को वेरी गुड कहते हैं, अनुभव को वेरी बैड कहते हैं, ये सब करना छोड़ दो।
If you like it, that's accepted. If you dislike it, that's accepted. तुम्हें अच्छा लगा, अच्छा ठीक है. तुमने जो बात बोली मुझे अच्छी नहीं लगी, हाँ ठीक है, नहीं लगी तो नहीं लगी. बवाल क्यों करना? Whatever it is, your soul is simply there with the experience. इसको इसको आई थिंक दास बोध में उन्होंने इस बात को रेफरेंस दी है कि यू नो इट इज अ कॉस्मिक एक्सपीरियंस. व्हेन वी डोंट कनेक्ट टू, मुझे वो हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम किसी भी चीज के साथ जुड़ते नहीं हैं तो हम ब्रह्म के साथ होते हैं. यानी वो कॉस्मिक, आई थिंक इन द उपनिषद ऑल्सो, ईशावास्य उपनिषद, ईश के साथ रहना, ईश यानी सर्वव्यापी ईश्वर, ईश के साथ रहना है. तो कॉस्मिक लेवल पे हमको रहना है, हायर कॉन्शियसनेस में हमको रहना है. इसका क्या मतलब हुआ? वो उसके साथ रहना है तो इधर से उठना होगा ना. अनुभव से बाहर निकलेंगे तब जाके हम आकाशिक अनुभव, कॉस्मिक एक्सपीरियंस वो बनेगा ना. या एनीवे, I will not go into that. Okay, so the next side heading is the state of acceptance. तो ये स्थिति बनानी है स्वीकार की, एक्सेप्टेंस की. तो ये एक्सेप्टेंस की स्थिति ये क्या होती है, ये वो समझा रहे हैं. योर सोल, जब हम स्थिति हो जाती है हमारी स्वीकार, हर चीज का स्वीकार, किसी ने अच्छा बोला स्वीकार, बुरा बोला स्वीकार, अपने को अच्छा लगा, जो बोला वो अच्छा लगा या नहीं लगा तो भी स्वीकार, हमने खुद को कुछ बोला उसका स्वीकार, खुद को बुरा बोला उसका भी स्वीकार. हर चीज का जब हम स्वीकार की स्थिति हमारी बन जाती है तब क्या होता है देखो. योर सोल spontaneously relaxes as it senses the arising of acceptance. वाओ, देखो कितना फैंटास्टिक चीज होगी अगर तुमने अपनी स्थिति बना ली. योर सोल स्पॉन्टेनियसली रिलैक्सेस, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी. आत्मिक रिलैक्सेशन, हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मिला. अगर हमारे शरीर का एक भी स्नायु आकुंचित नहीं है यानी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है तो हमें कितना अच्छा लगता है. इतने सारे योगा टीचर्स है. शवासन, हम सब जानते हैं शवासन. हाँ, सबसे हम कहते हैं क्लास में या प्रैक्टिकली कहा गया है ग्रंथों में, सबसे डिफिकल्ट आसन है शवासन, क्योंकि हम कभी स्थिर उतना हो ही नहीं सकते. हम हर एक स्नायु को ढीला छोड़ ही नहीं सकते. अगर छोड़ दिया, जिसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं और करते हैं क्लास में, अगर जब हम शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ते हैं कितना अच्छा लगता है. 1 मिनट का शवासन जैसे कि 2 घंटे की नींद हो गई हो. अगर स्नायु जो सबसे स्थूल है इसको रिलैक्स करके अच्छा लगता है तो मन जो उससे सूक्ष्म है उसको हमने रिलैक्स कर दिया. श्वास को हमने रिलैक्स कर दिया, मन को हमने रिलैक्स कर दिया, बुद्धि को हमने रिलैक्स कर दिया. कितना अच्छा लगता है. और योग आसना, योग प्राणायाम में यही होता है. शरीर, मन, बुद्धि, श्वास सबको हम रिलैक्स करते हैं. कितना अच्छा लगता है. सोचो आत्मा का रिलैक्सेशन कैसा होगा. Just imagine what a fantastic experience it will be if you can relax your soul. और ये हमारा आत्मिक रिलैक्सेशन उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो सकता है. कब? जब हम न्यूट्रल मोड में रहे तब. जब हम स्वीकार अस्वीकार से हट जाए तब. There is release and letting go throughout the body as the experience of inner rejection drops away. अंदर से ही रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस को हमने अगर छोड़ दिया तो पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो जाएगा. Each cell seems to open up and breathe with the space to simply be itself.
हमारी हर एक, हमारा कण कण, हमारी एक एक पेशी कितनी रिलैक्स हो जाएगी, उसको कुछ करना ही नहीं है। रिलैक्स। देखो हम दूसरों के यहाँ जाते हैं, हम ज्यादा रिलैक्स होते हैं क्योंकि हमको कुछ काम नहीं करना है, राइट? क्यों इतना मजा आता है? क्योंकि हम रिलैक्स है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, ना हमें खाना पकाना है, ना पिरोसना है, ना उठाना है, ना कुछ करना है, राइट? तो हम कितने रिलैक्स होते हैं, देखो उतनी छोटी सी बात से रिलैक्स होते हैं। मेरी जवाबदारी नहीं है, इसलिए हमारा यूथ हमेशा ज्यादा रिलैक्स था घर पे। शादी के बाद वो रिलैक्सेशन चला जाता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो रिलैक्सेशन चला गया है। So this is what there is: release and letting go. Each cell seems to open and breathe with the space to simply be itself. हर एक पेशी को कुछ नहीं करना है, बस अपने आप में रहना है, अपने आप में स्थित रहना है। Your soul feels bathed in a delicate, refreshing liquid that nourishes and welcomes you into a sense of profound relaxation. जैसे कि तुम्हारी आत्मा जो है ना, ये तुम्हें अद्भुत अनुभव दे जाएगी। जब ये आत्मा का रिलैक्सेशन एक बहुत अद्भुत अनुभव बन जाएगा। यू फील रिलीव्ड ऑफ एन एंशियंट बर्डन ऑफ स्ट्रगल। कितना लड़ झगड़ रहे थे, कितने जन्म तक लड़ रहे हैं, कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, जब से हम अस्तित्व में आए हैं, सिंस वी केम इनटू कॉन्शियसनेस, जब से ये मेरा ब्रह्म, ये मेरी आत्मा उस पर ब्रह्म परमात्मा से अलग हो गया और एक अलग आइडेंटिटी उसने अपनी बना ली। कभी पत्थर के रूप में, कभी झाड़ के रूप में, कभी पक्षी, कभी प्राणी, और मनुष्य रूप में तो अनेक जन्म निकाले। तब से स्ट्रगल चालू है। अगर वो सारा स्ट्रगल हम छोड़ देते हैं तो कितना रिलैक्स महसूस होगा, आप सोचो। यू फील रिलीव्ड ऑफ द एंशियंट बर्डन, बोला है उन्होंने। कितना पुराना है ये, पुराने काल से, युगों से चला आया। of struggle and feel it replaced with an unquestioned sense of belonging. हमें लगेगा हाँ पहुंच गए घर। अगर आप बहुत डिफिकल्ट, आप कोई हिमालयन यात्रा या करके बहुत स्ट्रगल करके आप वो ट्रैक या जो भी है वो खत्म करके जब घर आते हो, चाहे वो पूरा किया हो या ना किया हो, लेकिन घर आने के बाद कैसा महसूस होता है? सारा झगड़ा खत्म, सारा स्ट्रगल खत्म, नाउ आई कैन रेस्ट। हाँ, तो यू देर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अपना घर छोड़कर तुम कहीं हिमालय में चले गए थे, वहां सारे तत्वों के साथ लड़ाई की, वहां पे सारे ऋतु के साथ लड़े, वहां पे क्लाइमेट एंड एवरीथिंग, एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड व्हाट नॉट, एंड नाउ यू आर बैक होम एंड यू कैन रिलैक्स। सो देर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। घर पे हम आते हैं तो ये हमारा घर है। इट इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। You belong here and now, exactly where you are, as a part of everything that is. हर एक सेल जब रिलैक्स हो जाता है तब वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। मूल स्थिति यानी हमारा घर है। और अब हमें कैसा महसूस होता है कि सब चीजों का मैं अंश हूं, हर एक चीज का मैं अंश हूं। ये पर ब्रह्म का एक मैं अंश हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये परमात्मा का एक अंश हूं, मैं आत्मा हूं। तो वो वाला रिलैक्सेशन। एट द सेम टाइम यू फील फुल्ली एक्सेप्टिंग ऑफ व्हाट इज देयर एंड यू वेलकम इट विदाउट प्रेफरेंस और कंडीशन। नो कंडीशंस अप्लाई, नो प्रेफरेंस, नो prejudice, nothing. Everything you are accepting as it is. You will not say no, you will not say yes. तुम इस दिन शादी करोगी तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। नहीं ना बोलना है, हाँ भी नहीं बोलना है।
तुमको जो करना है करो, मुझे जब वक्त आएगा तब मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, बात खत्म। अगर हम कंडीशंस अप्लाई करते रहे कि ये डेट, ये वो, तो क्या होगा, एंटेंगलमेंट होता है, हमारा कर्म बंधन बनते जाता है, इसको कहते हैं एंटेंगलमेंट। वो झाली जो है, वो झाल जिसको हम कहते हैं ना, वो नेट जैसे धागा कैसे एंटेंगल हो जाता है, फिर उसको छुड़ाने के लिए और एक जन्म। या at first, acceptance is experienced in relation to efforts to control experience. It allows what was being resisted or rejected. This is felt as the letting go of holding and reactivity. लेकिन इन सब चीज की शुरुआत कैसे होगी? जब हम इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने लगेंगे तब कैसे होगा, हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। हाँ, अपने आप तो नहीं होने वाला है, तो ये इस स्थिति के तरफ जाने के लिए हमें थोड़ा प्रयत्न करना होगा, एफर्ट लेना होगा। वो एफर्ट क्या है? ये सोचना कि ना मैं अस्वीकार करूंगी, ना मैं रेजिस्ट करूंगी, ना मैं रिजेक्ट करूंगी, जो है जैसा है, लेटिंग गो ऑफ होल्डिंग एंड रिएक्टिविटी। मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, मैं न्यूट्रल मोड में रहूंगी। ये न्यूट्रल मोड में रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है। एवरी प्रैक्टिस नीड्स एफर्ट। फॉर हाउ लॉन्ग? टिल इट बिकम्स एफर्टलेस। जब तक वो प्रयत्न की जरूरत नहीं रहती तब तक ही सिर्फ प्रयत्न करना है। जिंदगी भर प्रयत्न किसी भी चीज का नहीं करना पड़ता है। जब तक वो खुद ब खुद ना होने लगे, सिर्फ तभी तक हमने एफर्ट लेनी है। एज द स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस डीपन्स, जैसे वो स्वीकार की गहराई बढ़ती जाएगी, इट गोज बियॉन्ड रिलैक्सेशन। देखो, फिर रिलैक्सेशन से परा चली जाएगी, यानी रिलैक्सेशन से और डीप में चली जाएगी। goes beyond relaxation to include all aspects of experience, including tension and contraction. उसने जब ये तय किया तब मुझे मेरे पेट में, आपण म्हणतो ना पोटात गोळा आला, या मेरा मन सिकुड़ गया, या मैं, वो जो टेंशन आ जाता है, वो जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है? रिएक्शन है। तो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस से जब हम इसे पूरी तरह से अनुभव को सिर्फ अनुभव की तरह लेने लगते हैं, तो वो हम रिलैक्स रहते हैं। ना हमारे हृदय की गति बढ़ती है, ना हमारी श्वास बदलती है, ना हमें हंसी आती है, ना हमें रोना आता है, कुछ महसूस नहीं होता। खुद को तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को भी रिएक्ट न करना, यानी स्वीकार करना। उस तकलीफ को भी दृष्टा भाव से देखना। अरे ये बात मुझे पसंद नहीं आई, अरे काश उसने ये ऐसा नहीं किया होता, अरे ये मेरा सुन क्यों नहीं रही है, काश ये मेरा सुन लेती, अगर इसने नहीं सुना तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। नहीं, कुछ भी नहीं। इन सब चीजों को रोक देना, ये सारे प्रोसेस को रोक देना। रोक सकते हैं? नहीं। कैसे रोक सकते हैं? एक ही तरह से, उस चीज को ऑब्जर्व करके। जब ये बात मुझसे कही गई तब मेरे मन में ये महसूस हुआ, मेरे दिमाग में ये थॉट्स आए, ये फील हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ठीक है, इट्स ओके। वो अंदर के रिएक्शन को भी रिएक्ट ना करना, ये रिलैक्सेशन से और गहराई में जाना हुआ। That is what it will be. You will go deeper beyond the relaxation when you stop reacting to your own thoughts, your own emotions, your own behaviors and actions.
then you are deep beyond the relaxation. आनंदमय कोश से तुम अभी आत्मा के साथ डायरेक्ट जुड़ोगे। आनंदमय कोश भी एक कोश है, एक अनुभव है, उधर भी नहीं रहना है। सबसे सूक्ष्म कोश पंचकोश का आनंदमय, उसमें भी नहीं रहना है, उसको भी छोड़ देना है। या सो दिस इज व्हाट you notice when this true acceptance is felt. एक minute, I'm sorry. Yeah. It allows, at first, acceptance is experienced in relation to efforts. This is felt as letting go of holding and reactivity. As the state of acceptance deepens, it goes beyond relaxation to include all aspects of the experience, including tension and contraction. Acceptance is the fundamental non-attachment to any physical, emotional or energetic state. ये जो मैंने आपको हिंदी में पहले ही समझा दिया. I will repeat this sentence. Acceptance is the fundamental non-attachment to any physical, emotional, or energetic state. The various permutation of the inner experience, such as rejection, doubt, curiosity, sadness, fear, joy, satisfaction, anxiety, and worry, are all experienced as natural arisings in the soul. जो भी भावनिक अनुभव मेरे सारे है, वो सिर्फ एक अनुभव है, उसको मुझे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, उस अनुभव को दृष्टा भाव से देखना है. That's it. Each has its place and can be understood and appreciated. खुशी की अपनी एक जगह है, दुख की अपनी एक जगह है, सैडनेस की अपनी एक जगह है, संतुष्ट तृप्तता की अपनी एक जगह है, टेंशन एंजाइटी की अपनी एक जगह है. सारे भावनाओं की अपनी अपनी जगह है, उसको अपने जगह पे रहने दो. वो महसूस हुआ इसलिए हथेली में उठा के तुम नाचने लगो, हंसते हंसते या रोते रोते, ये क्या बात बनी? यानी इस तरह से हम उसको समझेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और रहने देंगे. नन इज बेटर और वर्स देन द अदर. सुख बहुत अच्छा और दुख बहुत बुरा नहीं, एक अच्छा एक बुरा, कोई किसी से अच्छा कोई किसी से बुरा नहीं है. When this true acceptance is felt for whatever is arising, a natural flow of transformation in the soul becomes apparent. अपने आप आत्मिक गति के साथ रहोगे, ना शारीरिक गति, ना भावनिक गति, ना बौद्धिक गति. आप आत्मा के साथ रहोगे, आत्मिक गति के साथ. You notice that all manifestations of inner life come and go. खुद को कहोगे. वो एक बहुत अच्छी कहानी है जो स्वामी सर्वप्रियानंद हमेशा सुनाते रहते हैं. आई थिंक आई डोंट नो वेदर आई हैव सेड इट इन दिस क्लास और नॉट, लेकिन वो एक बुद्ध गुरु होते हैं और एक राजा के पास मिलने जाते हैं और राजा कहता है कि भाई बहुत तकलीफें है, फसल अच्छी नहीं आई, मेरे जो मिनिस्टर्स है ये अच्छा काम नहीं कर रहे, गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है, सब कुछ बुरा चल रहा है, तो क्या करे? तो वो बुद्ध गुरु जो होते हैं, वो लामा जो होते हैं, वो कहते हैं दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, ये स्थिति बदल जाएगी. फिर एक 25-30 साल के बाद वो लामा वहां से गुजरते, बूढ़े हो गए हैं, वो राजा भी बूढ़ा हो गया है और राजा को मिलने जाते हैं और राजा कहते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, मिनिस्टर सारे अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा बेटा भी इतना अब तो तैयार हो गया है, बड़ा अब मेरे बाद वो बहुत अच्छा राजा बनेगा, सब खुशल मंगल है, सब बहुत अच्छा है. फिर से वो लामा कहते हैं दिस टू शैल पास. कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो तो बदलने वाली है. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. So you notice that all inner manifestations of inner life will come and go. If there is no reaction to what comes, it will unfold, arises, it will unfold in its own natural cycle and pass away as something new takes its place. आज मुझे रोना आ रहा है
तो मैं क्या थोड़ी जिंदगी भर रोते रहने वाली हूँ? कुछ देर बाद वो रोना रुक जाएगा और मैं मुस्कुराऊंगी। और थोड़ी जिंदगी भर मुस्कुराते रहने वाली हूँ, मुस्कुराहट निकल जाएगी, फिर कुछ और आ जाएगा। This too shall pass. This flow of being has an innate intelligence that responds exactly as needed in relation to the whole life of the soul. The spontaneous, non-defensive functioning of the inner life is the gift that acceptance offers to your soul. तो अगर हम उस रियल एक्सेप्टेंस, उस परम स्वीकार की स्थिति में अगर हम रहते हैं, तो हम आत्मिक का मला शब्द सापडत नाही, कॉस्मिक रियालिटी में हम रहेंगे। हम भौतिक नहीं, हम उस आध्यात्मिक कहो या आप परब्रह्म बोलो या परमात्मा, वैश्विक, थैंक यू, सच अ सिंपल वर्ड, इट वाज स्किपिंग। सो वैश्विक चेतना में हम रहेंगे, ना कि खुद की चेतना में। हाँ, हमारी अपनी एक चेतना है, लेकिन उस चेतना में नहीं, हम वैश्विक चेतना में रहेंगे अगर हमने रिएक्ट करना छोड़ दिया। देखो कितना बड़ा परिणाम हम प्राप्त करेंगे और कितना बड़ा अनुभव हम ले पाएंगे। सम कॉल इट द स्टेट ऑफ ग्रेस। ग्रेस को हिंदी में शब्द है कृपा। हम कहते हैं ना, प्रभु की कृपा, कृपा कहो, कृपा कहो। तो हम 24 घंटे हर क्षण कृपा में रहेंगे, कृपा में रहेंगे अगर हम उस वैश्विक चेतना में रहते हैं तो। यस, इट्स टाइम अप। एंड ये यहाँ पे द स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो साइड हेडिंग था, ये यहाँ पे खत्म हुआ। और नेक्स्ट साइड हेडिंग है कंट्रोल एंड द फंक्शनिंग ऑफ बीइंग, जो हम कल पढ़ेंगे। या So how is it back to read? आजच्या रीडिंग वरून असं वाटलंच नाही की गॅप गेलाय मध्ये. हो ना, बिलकुल नाही वाटलं. Yes, बिलकुल नाही वाटलं, कंटिन्युटी वाटली. that's wonderful. That's wonderful. म्हणजे ह्याचा अर्थ की कुठेतरी ते सगळं आत्मसात झालेलं आहे, की 15 दिवसाचा ब्रेक आला तरी सुद्धा कुठेही गेलेलं नाहीये. हा, वी आर नॉट फीलिंग द ब्रेक. हाय श्वेता. फक्त इतकंच झालं की मी विसरून गेली आणि उशिरा जॉईन झाली. हा, नाही काही नाही, आपण आहोत सगळे ट्रॅकवरच आहोत. या, गाडी सुटली नाही. ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, वी विल रीड नेक्स्ट. किसी को कुछ कहना है? कल पढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे ये पूरा हफ्ता। हाँ, लेट अस स्टार्ट। आ जाओ टाइम पे तो जल्दी स्टार्ट कर दे थोड़ा। Yeah? But these recordings are really helpful. Yeah. In between this 15-16 days, Yeah. when reading was not there, I Yeah. actually had 4-5 sessions I have completed. Oh, wonderful. It was really needed at that time. It was revised actually, right? It's like Oh. whatever we read, but Yes, then many times it happens. In that situation, it helps more. yes, that's true. Very That's beautiful. And you are Wonderful. really explaining very beautiful, Aarti. Thank you. great. Thank you. खूप All खूप right. छान झालं ते सेशन्स. तुम्ही युट्यूब वर टाकलं ना, तुम्ही फार टाकलं. कामात. तुम्ही टाकलं म्हणायला हरकत नाहीये, कारण मी खूप हेल्पफुल झालंय तुम्हाला ते, खूप हेल्पफुल झालंय. आणि to all of इतकं you. छानच चाललाय हा टॉपिक, पण एवढा छान चाललाय ना, Right. तर खूप मस्त. ते परत एकदा ऐकलं ना की छान वाटतं, छान एकदम समजतं चांगलंच. Right. म्हणजे नाही, असं पण समजतंय, पण सुचित्रा ते परफेक्टली रुजतंय. बोलली की गॅप पडला असं वाटतच नाही. नाही वाटत. हो, वंडरफुल. चलो, थँक यू सो मच. थँक्यू I दीदी, will see you थँक्यू. tomorrow. Yes.